नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। दुनिया भर में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चर्चा है। ये तेजी से फैल रहा है और इसका खौफ बना हुआ है। अभी 100 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। संक्रमण की रफ्तार कहा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेज है। बड़ी तादाद में डबल डोज वैक्सीन लेने वाले भी संक्रमित पाए गए हैं। बूस्टर डोज वाले भी खतरे की जद में हैं, यानी उन्हें भी संक्रमण हो रहा है जिन्होंने बूस्टर डोज ले ली है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पे ये फैला हुआ है। भारत में भी तेजी से इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। भारत के संक्रमितों में 70% वो लोग हैं जो विदेश यात्रा करके लौटे हैं। भारत के संक्रमितों में 30% की लेकिन कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी रही है। संक्रमण का खतरा यानी इन्फेक्शन का खतरा जो है वो डेल्टा से ज्यादा है, ऐसा WHO का कहना है। ज्यादातर देशों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो संभव है, ये भी WHO कह रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में ये सवाल बने हुए हैं कि क्या मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर असर करेंगी। क्या इसके लिए पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज की भी जरूरत होगी? क्या ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा या कम खतरनाक है? क्या इसका संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है? और इन सब सवालों के बीच भारत में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा खबरों के मुताबिक मुंबई में पिछले 24 घंटों में 922 नए मामलों को रिपोर्ट किया गया है और दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये एहतियातन किया जा रहा है। तो ओमिक्रॉन की क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं? क्या इसकी अब तक सच्चाई है? क्या तथ्य पता है? इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिसमें शामिल हैं डॉक्टर DK गुप्ता जो CMD हैं फेलिक्स अस्पताल नोएडा, डॉक्टर ओम श्रीवास्तव सदस्य महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स, डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा विशेषज्ञ क्लिनिकल ट्रायल और डॉक्टर अरुण गुप्ता दिल्ली मेडिकल काउंसिल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार ये चिंता बनी हुई है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। डॉक्टर अरुण गुप्ता अध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किस समय दिल्ली की स्थिति और किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है या क्या फैसले लिए गए। एक नाइट कर्फ्यू की खबर आई है पर लगातार लोगों को एक तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसका डर तो है कि फिर फैल रहा है कोविड, दूसरा ये कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी परेशान है कि वापस क्या इस तरह के लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ेगी या किया जाएगा और कितना ये कामयाब रहा है इस तरह का लॉकडाउन। बतौर एक डॉक्टर आप क्या समझते हैं? देखिए, जब लास्ट टाइम दिल्ली में कोरोना आया था डेल्टा वेव के टाइम में तो बहुत जगह हम लोग अचानक ही फंस गए थे सिचुएशन के अंदर, पर हमने सीखा भी बहुत कुछ। तो इस बार दिल्ली में पूरी तैयारी है इसको लेकर के पूरी। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि CM ने अनाउंस किया कि क्या क्या तैयारियां हम लोगों ने एंटीसिपेटेड वेव के लिए कर रखी है। जैसे दिल्ली में इस समय 50 से 1000 टेस्ट पर डे होता है, पर हमारे पास 3 लाख टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी ऑलरेडी आ चुकी है। पिछली बार हम पीक में 25 से 26 हजार केसेस पर डे थे। अब अगर 1 लाख केसेस पर डे भी आते हैं तो दिल्ली के अंदर कैपेसिटी है कि उनको हैंडल कर सकें। और इस बार कोरोना का जो नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, इसके बारे में एक बात ही कही जा रही है कि अभी कहा जा रहा है कि माइल्ड है ये और इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा। तो एक संभावना इस बात की बहुत ज्यादा है कि बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक होंगे, घरों में होंगे, तो उनके लिए एक होम आइसोलेशन को लेकर बड़े लेवल पे तैयारी की जा रही है ताकि उनको लोगों को घर में टैकल किया जाए। जिन लोगों की टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उनके पास तुरंत फोन जाएगा कि आपकी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। उनको डॉक्टर तुरंत सलाह देंगे टेलीफोन के ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना, और अगले दिन उनके घर में मेडिकल टीम विजिट करेगी। एक मेडिसिन का किट होगा, पल्स ऑक्सीमीटर होगा, इंस्ट्रक्शन बुक होगी और उनको बताया जाएगा कि इन सिम्टम्स का ध्यान रखना है और इनमें से कोई सिम्टम बिगड़ता है तो आपको किसको संपर्क करना है। तो इसके लिए ऑलरेडी बात की जा रही है कि एक एजेंसीज को हायर करने की। पिछली बार हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1000 पेशेंट पर डे की कैपेसिटी थी, पर इस बार कोशिश की जा रही है कि ऑलमोस्ट 1 लाख पेशेंट अगर हमें पर डे हैंडल भी करने पड़े तो उसके लिए बैकअप टीम होनी चाहिए जो उनसे रोज बात कर सके। जी हाँ, इसके अलावा तैयारियों की ये बात है कि किस तरह से दिल्ली सरकार तैयार है, इस बार बेहतर तैयार है, लेकिन जो और दूसरे डर बने हुए उस पर भी हम बात करेंगे। पर पहले मुंबई महाराष्ट्र का हाल जानेंगे डॉक्टर ओम श्रीवास्तव से। सदस्य हैं आप महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के और इस समय महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मामले हैं। मुंबई से ताजा खबरों के मुताबिक केसेस बढ़ने की खबर आई है कि 900 से ज्यादा मामले और सामने आए हैं। स्थिति क्या है इस समय मुंबई की और निपटने की तैयारियों के अलावा जो मामले आए हैं उनमें किस तरह के लक्षण क्या देखी जा रही है इस बीमारी की जो गंभीरता है?
तो आपका सवाल दो हिस्सों में है। सबसे पहले कि इसमें जो जो आंकड़े आपको सुनाई पड़ रहे हैं वो तो मतलब कि एक्सपेक्टेड है, वो तो और बढ़ने ही वाले हैं। जिस तरीके से आप देखिए जिन बाकी देशों में ओमिक्रॉन हम लोगों से पहले करीब 4 हफ्ते 6 हफ्ते पहले के लोगों में जिन देशों में दिखाई पड़ा है, उन देशों में उनकी जो संख्या है वो तो हर रोज हर हफ्ते बढ़ रही है। तो वो मौजूदा हम लोगों को भी शायद देखने को मिलेगा, मगर जैसे आप खुद ही बता रही थी कि उसका असर जो है वो सेकेंड वेव या डेल्टा की तरह नहीं है। उसमें बहुत सारे लोगों का इलाज या तो सिम्टोमेटिक हो सकता है या फिर अस्पताल में ना भर्ती करके उनका इलाज घर पे हो सकता है। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं इसी बात को समझना चाह रही हूं, क्या कि लोगों को थोड़ी तसल्ली भी मिलती है सुनने से कि क्या ये बात अब तक पक्की है जो दिखाई दिया है, जो मामले आए हैं, कि इसमें गंभीर रूप से ज्यादा लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं और घरों में ठीक हो पा रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम पड़ रही है? जी हाँ, ये जहां तक जिसको हम लोग बोलते हैं केस फैटेलिटी रेट, वो बहुत कम है इस समय, बहुत कम है। इतना कम रहेगा कि नहीं रहेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये वेव पूरी तरीके से सामने नहीं आता तब तक मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च हो जाएगा अगले साल का। तो ये इतनी तरह तक अगर रहना चाहिए, अगर इतने तक रहा तो मैं नहीं समझता हूं कि सिवाय इसके कि ये जो नंबर्स हैं। जी, आपकी आवाज कट रही है इस वक्त। मैं वापस आऊंगी आपके पास, डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, वापस आऊंगी आपके पास, आपकी आवाज कट रही थी। डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी है फेलिक्स अस्पताल नोएडा। डॉक्टर डीके गुप्ता, दिल्ली में मामले बढ़े हैं, एनसीआर में मामले बढ़ रहे हैं। हमने हरियाणा में पहले ही देखा नाइट कर्फ्यू, दिल्ली में भी अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये अलग बात है कि नाइट कर्फ्यू से कितने मामले रुकते हैं, पर इस समय जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ ये कि इस समय जो मौजूदा वैक्सीन हैं वो कितनी असरदार हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखें तो बहुत तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई तरह की बातें सामने हैं कि जो वैक्सीन पहले से थी बहुत ज्यादा इस पर असरदार नहीं है, बूस्टर डोज जिनको पड़ चुका है वहां पे भी संक्रमण हो रहा है। तो क्या आप लोगों के पास जानकारी है अब तक? देखिए नगवा जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो करंट सिनेरियो है उसमें जो ग्लोबल कुछ डाटा आया उसके बेस पे हम बताना चाहेंगे कि जो जैसे चाइनीज वैक्सीन है वो तो लगभग इनइफेक्टिव है इसके खिलाफ। अगर हम बात करते हैं फाइजर की, मॉडर्ना की या दूसरी बात करते हैं तो वो जो यूरोपियन वैक्सीन है उनकी भी एफिकेसी काफी कम है। जो देखा गया है कि दे आर ओनली इफेक्टिव इन 25% जो उसको न्यूट्रलाइज करती है वायरस को, जो एंटीबॉडीज। तो एफिकेसी ओवरऑल काफी कम है। इंडिया में हमारे पास 3 वैक्सीन लगी मेजरली, एक लगी कोविशील्ड, दूसरी लगी कोवैक्सीन, तीसरी स्पुतनिक। जो कोविशील्ड और स्पुतनिक है दोनों ही स्पाइक प्रोटीन से बनी वैक्सीन है। और जो ओमिक्रॉन में देखा गया है कि जो जितनी भी इसमें एबनॉर्मल म्यूटेशंस हुई हैं वो मैक्सिमम जो हुई हैं वो स्पाइक प्रोटीन में हुई है। तो चांसेस यही है, जैसा हमारे मंत्री जी ने भी बोला था, स्वास्थ्य मंत्री ने, कि जो इसकी एफिकेसी काफी कम हो सकती है जो हमारी वैक्सीन है इंडिया में, खास करके कोविशील्ड और स्पुतनिक। बट ये स्टडी कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, वो ऑलरेडी स्टडी कर रहा है। उसने वायरस को आइसोलेट कर लिया, कल्चर में ग्रो करके लैब में उसके वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन की एफिकेसी चेक करेंगे, तब हमारे पास कुछ डाटा आ पाएगा। लेकिन ये बिल्कुल श्योर शॉट है कि एफिकेसी कम होगी। इवन अभी जो करंट डाटा, इंडिया का डाटा भी है, उसमें भी जो इन्फेक्शन हुआ है लगभग 50% लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है। और आप जैसे बात कर रहे थे हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रहे थे, अभी तक हमारे पास ब्रिटेन या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से जो डाटा है उसमें डेल्टा के कंपैरिजन में इसका जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, भर्ती का रेट है, लगभग 50 to 60% है, जो कल तक की स्टडी है। दूसरी बात, जो इसका जो स्पीड है, ट्रांसमिशन रेट है, वो 4 गुना ज्यादा है। मतलब लगभग हम दोनों फैक्टर्स को क्लब कर लें तो लगभग डेल्टा के बराबर ही खतरनाक हो गया। तीसरी बात, हमारा जो देश है इसमें 135 करोड़ की आबादी है, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है। और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, सीओपीडी या मोर देन 60 इयर्स के एज ग्रुप के लोग हैं जिनको हल्का वायरल फीवर भी या हल्का निमोनिया भी कभी कभी खतरनाक हो सकता है। तो हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकता है अगर 50% हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी है। एक जो अच्छी बात अभी तक समझ में आई है इसमें, वो ये है कि ये वायरस जो है अपर और मिडिल एयरवे, मतलब जो हमारे लंग या श्वसन नली है उसके मिडिल पार्ट तक ज्यादा इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर इवन 70 टाइम्स तक ज्यादा ग्रो करता है एज कंपेयर टू डेल्टा। बट जो हमारे फेफड़े, जहां पे मेन निमोनिया होता है, जहां पे मेन प्रॉब्लम होती है, वहां पे इसका जो वो इन्वॉल्वमेंट है वो लगभग 10 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू अपर और मिडिल एयरवे। इट मींस अभी तक ये निमोनिया और एआरडीएस मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होने के चांसेस में कम है। लेकिन अगर इसका ट्रांसमिशन रेट देखें, हम वैक्सीन के अगेंस्ट एफिकेसी देखें,
इसके अंदर एक क्षमता और है कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको एस्केप करने की क्षमता है, बिकॉज की जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है उसके अंदर भी म्यूटेशन हो गया है। इसके अलावा इसका जो ग्रोथ रेट है, मतलब वायरस अंदर जाके 70 टाइम ज्यादा ग्रो करता है एज कम्पेयर टू डेल्टा, मींस वायरल लोड ज्यादा होगा। और जो एक और स्टडी आई, बड़ी चौंकाने वाली स्टडी आई, जो लैंसेट ने 3 दिन पहले शायद आपने भी देखा होगा, उसमें लिखा था कि 3 महीने बाद, और ये लाखों लोगों पर स्टडी हुई है, कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी लगभग खत्म हो जाती है। हम लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको 10-11 महीने से ज्यादा हो गए, मैक्सिमम पॉपुलेशन को यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तो अगर हम सारी स्टडीज को भी क्लब कर लें तो मैक्सिमम जो एफिकेसी है वैक्सीन की वो लगभग 6 महीने के आसपास आती है। तो इसलिए एक तो बूस्टर डोज की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई इसके बारे में कि क्या किस तरह से वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन कितना काम करती है। और ये बात तो है कि वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो धीरे धीरे कम होगी और होनी ही है। तो डॉक्टर अनीता रमेश चंद्र, विशेषज्ञ हैं आप क्लिनिकल ट्रायल में, ये बताएं कि अब अनाउंसमेंट हो ही गई है कि बूस्टर डोज देना चाहिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को, तो इस समय ये आवश्यकता है और किस तरह की जानकारी है कि क्या बूस्टर डोज की जरूरत है, एक तो फ्रंटलाइन वर्कर्स और किन लोगों को कहा गया है कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी पर कोमॉर्बिडिटीज का ध्यान भी रखना चाहिए। देखिए, कल का जो अनाउंसमेंट हुआ और प्राइम मिनिस्टर मेड, उसमें से दिखाई दिया है कि हमारे पास जो कोमॉर्बिडिटीज मींस जिसके पास हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर, किडनी, डायलिसिस, हाइपरटेंशन, उनके पास बॉडी का इनेट इम्यूनिटी कम है और उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ देम के 2 डोज लग चुके हैं। उनको लोग लिए हमको बहुत ही जरूरी है कि 3rd डोज ये हम बूस्टर नहीं बोलेंगे, हम एडिशनल डोज बोलेंगे, क्योंकि उनका बॉडी, जैसे हम कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, हमारा सब कैंसर पेशेंट का इम्यूनिटी कम होता है, चाहे वो रेडिएशन ले रहे हैं, कीमो ले रहे हैं और सर्जरी में जा रहे हैं। सो उसके लिए एडिशनल डोज देना है उनका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, 10th जनवरी से शुरू हो रहा है और हम सबको बताना चाहते हैं आगे आ जाइए, अपना बारी का 3rd डोज ले लीजिए। उसके साथ साथ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स, जैसे नॉट ओनली वी डॉक्टर्स बट नर्सेस, पैरामेडिक, सिक्योरिटी, जो जहां पे हॉस्पिटल में काम कर रहा है, फ्रंट लाइन वर्कर जो एम्बुलेंस लेकर पेशेंट को रिसीव कर रहा है, जो होम विजिट कर रहा है, एवरीबडी इज एक्सपोज टू दिस न्यू वायरस। सो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम लोग के लिए वैक्सीन 3rd डोज दे। इसको हम बोलते हैं बूस्टर डोज, फ्रंट लाइन के एडिशनल डोज नहीं है। सो इससे अच्छा होगा कि इम्यूनिटी बढ़ेगा एंड हमको धीरे धीरे भी देखना है। I think there is a study which got released जो फाइजर का 3 डोज के बाद वो ओमिक्रॉन के ऊपर बहुत ही ज्यादा फायदा है और 2 दिन बाद में भी मॉडर्ना की स्टडीज भी निकला कि थर्ड डोज देने से उनका एंटीबॉडी टाइटर अगेंस्ट ओमिक्रॉन अच्छा है। तो उसी हिसाब से हमारा जो इंडियन कोविशील्ड कोवैक्सीन है बढ़िया है, इट्स वेरी सेफ, इफेक्टिव है। मे भी कुछ कम होगा ओमिक्रॉन, उसके बारे में हमको पता नहीं है बिकॉज और भी स्टडीज चाहिए, बट सबको लेना है। इससे क्या होगा कि आपका वेरी सीरियस इन्फेक्शन जैसे ICU एडमिशन, वेंटिलेशन, ये सब मौत प्रिवेंट करेगा ये वैक्सीन। और अभी हम लोग सबसे सुने हैं इट्स अ माइल्ड एंड मॉडरेट। डॉक्टर चंद्रा, क्या ये अभी तक जो जानकारियां आई हैं, जैसा डॉक्टर गुप्ता भी बता रहे थे कि कुछ वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव हैं, कुछ कम है, कौन सी वैक्सीन इसके ऊपर ज्यादा काम कर रही है, किसका असर लंबे समय तक रह रहा है, या और क्या नई वैक्सीन? ये भी खबर आई है कि भारत में भी अब DNA वैक्सीन जो है वो रोल आउट होंगी, इनके बारे में किस तरह की जानकारी है? देखिए कि हमारा देश में खाली कोविशील्ड कोवैक्सीन अभी तक अप्रूव्ड है और फाइजर, मॉडर्ना इज नॉट येट मार्केटेड। सो उसके बारे में हम नहीं ले भी नहीं सकते। बट यस, मिक्स एंड मैच ऑफ वैक्सीन हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, दैट इज गुड। अगर आप इनएक्टिव वायरस को वैक्सीन अभी लिए हैं, दूसरा डोज mRNA, DRNA, mRNA वैक्सीन जैसे फाइजर बायोटेक वो mRNA है, मॉडर्ना वो mRNA वैक्सीन है, दूसरा तरीका वैक्सीन। सो दूसरा साइड से वो इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। सो दैट इज वन गुड ऑप्शन। अभी तक कंफर्म डेटा हमारे पास नहीं है बोलने के लिए कि यस ये वैक्सीन से ज्यादा होता है, बट जो रिपोर्ट आया हमने बताया कि फाइजर ने 3 डोज, ऑल डोजेस और फाइजर डोजेस हैज इंप्रूव्ड इम्यूनिटी। मॉडर्ना को भी जो बूस्टर डोज है वो भी किया है। मिक्स एंड मैच वैक्सीनेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा टिल हमारे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं। तो हमारे पास अभी कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड अप्रूव्ड है, इसको हमको सबको लेना है।
यस, काफी जगह में जैसे हमारा हॉस्पिटल में भी स्पुतनिक चल रहा है, कोई आदमी भी स्पुतनिक ले सकते हैं, बट देन थर्ड डोज कुछ भी हो आपको लेना है जो है। और बच्चे के बारे में कौन सा जी थर्ड डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको अभी वो देना शुरू होगा, ये एक कह रही हैं आपकी ये बचाव के तौर पे जरूरी है इस समय। बहुत सारे देशों में लेकिन देखा जा रहा है कि जहां पे हमारे देश में तो पूरी पॉपुलेशन को देखें तो एक आबादी है जो अभी डबल वैक्सीनेटेड नहीं है, जिसको कंप्लीट या टोटल वैक्सीनेटेड कहा जा रहा था, पर इजराइल जैसे देश जहां पर पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो गया था, वो पहला देश बना है जो बूस्टर भी दे रहा है। मामले वहां पे भी बहुत बड़े हैं, जिससे ये साफ है कि इससे बहुत ज्यादा फैलने से ये वायरस रुका नहीं है, जो म्यूटेटेड वेरिएंट है। यस, देखिए क्या होता है, काफी देशों में इवन थर्ड डोज लेने के बाद भी वायरस इन्फेक्शन हुआ, बट इन्फेक्शन माइल्ड एंड मॉडरेट, किसी को सीवियर इन्फेक्शन और मौत नहीं हुआ। खाली एक 1 केस ऑफ डेथ इन यूके, 1 केस ऑफ डेथ इन यूएस, उसके अलावा कोई अभी तक इस वायरस, इस वेरिएंट से डेथ नहीं हुआ। सो वही बात है अच्छा कि यस, आप वैक्सीन थर्ड डोज लेंगे, आपका री इन्फेक्शन हो सकता है, हो भी नहीं सकता है। अगर होगा है आप प्रोटेक्टेड है, क्योंकि सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा एंड यू विल नॉट डाई फ्रॉम दिस वायरस। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके, सो लेना ही है जी। तो अभी तक ये बातें सामने आई हैं और अच्छी बात ये सामने आ रही है, थोड़ी राहत भरी बात ये है कि इसकी जो मॉर्बिडिटी रेट है, जो फेटलिटी है, वो कम है लोगों की। इसमें लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत गंभीर रूप से बीमार नहीं है, और हॉस्पिटलाइजेशन कम है। पर जैसा डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे कि भारत की जनसंख्या, आबादी इतनी है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो डेल्टा के मुकाबले 50% भी रहेगा तो भी काफी ज्यादा लोग अस्पताल के ऊपर जो है वो भार पड़ेगा। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में, और हम लौटते हैं कि किस तरह के प्रिकॉशंस, बाजारों में भीड़ है ही, चुनावी रैलियां हो ही रही हैं, डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस इस वक्त लेने चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे कई तरह के कर्फ्यूज के भी ऐलान हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर, ये कितना ज्यादा घातक है। अगर हम डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में इसकी तुलना करें तो इसका संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है, क्या इस पर मौजूदा वैक्सीन असरदार है, और ये तमाम सवाल जो आप सबके जहन में हैं। साथ साथ बहुत सारी जगहों पे कई तरह की पाबंदियों का ऐलान भी किया गया है, जैसे कि हरियाणा में पहले ही शुरू हो गया था कि रात का जो कर्फ्यू है रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वो रहेगा, और अब दिल्ली में भी ये ऐलान किया गया है। और बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता, अध्यक्ष है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, आपको क्या लगता है कि ये नाइट कर्फ्यू से किस तरह का फायदा होगा? देखिए, मैं कुछ चीजें है ना पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लोगों का जो बिहेवियर नजर आ रहा है सड़क पे, मॉल पे, सड़कों पे, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा मान लिया है शायद कि कोविड चला गया है। आप उनका माइंडसेट वापस वहां लाना पड़ेगा जो 1 साल पहले था। ये कोविड गया नहीं है, आज भी उतना ही खतरनाक रूप से आपके आसपास मौजूद है, ये मान के चलिए। नंबर 2, जो बार बार हमें बातें करने की बहुत माइल्ड है ओमिक्रॉन, इसमें जो सोच के चलिए परसेंटेज वाइज माइल्ड है कि 100 में से शायद बहुत कम लोगों को सीरियस बीमारी होगी, पर जब इतना ज्यादा फैलेगा, कई गुना संख्या में फैलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आ सकते हैं उस तो डेल्टा के बराबर आ जाए। आज ही मेरी यूएस में बात हो रही थी किसी से, उन्होंने कहा लास्ट 1 हफ्ते में 20% एडमिशन रेट यूएस में बढ़ गया है, आईसीयू बेड भरे जा रहे हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर परसेंटेज कम भी है तो शेयर नंबर में केसेस बहुत ज्यादा आएंगे। ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और दिल्ली में जो हम नाइट कर्फ्यू की बात है, दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस बनाया गया है, तो नंबर ऑफ केसेस कितने परसेंट आते हैं या हमारे कितने बेड भरते हैं उसके हिसाब से आगे भी एक्शन लिया जाएगा। पर ये कि लोगों का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आप दिल्ली की सड़कों पर देख लीजिए, उनको इसमें मैं नहीं कहता पैनिक नहीं होना, पर डर होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि लोगों में ये चिंता रहनी चाहिए, ये डर या अपने आप एक सेल्फ डिसिप्लिन कि हम किस तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन मैं ये पूछ रही हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम नाइट कर्फ्यू लगाते हैं 11 से 5, उस समय वैसे भी बहुत कम लोग निकलते हैं, जिसकी जरूरत होती होगी शायद वो लोग, पर बाजारों में जो भयानक भीड़ दिख रही है त्योहार के पहले, तमाम बाजार जो दिल्ली के हैं, क्या आप तमाम जगह देख लीजिए हिंदुस्तान में, आज ही कोलकाता की भी तस्वीरें आई हैं, वहां के कई तरह की सड़कों पे, पार्क स्ट्रीट में भीड़ भरी हुई है, तो उनको कैसे रोका जाएगा? या दिन में जो भीड़ इतनी उमड़ रही है, काम की बात जो जरूरत है वहां पे लोग जाएंगे, पर जो बाजारों की भीड़ है, जो पब्लिक प्लेसेस की भीड़ है, उसके लिए क्या सुझाव है? इसके लिए वही मैंने कहा, सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। लास्ट टाइम याद है आपको, जब पहली बार कोरोना की वेव आई थी तो सड़कें ऑलमोस्ट खाली थी,
पर इस बार ये बिल्कुल लग ही रहा है कि जब कोरोना का फटीग आ गया है, ये लोगों ने बहुत परवाह करना छोड़ दिया है, या बिकॉज कुछ दिनों से केसेस काफी कम हो गए हैं, अस्पतालों में बेड्स इजीली अवेलेबल है, मोर्टेलिटी कम हो गई है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं मान लिया है और बहुत रिलैक्स मूड में आ गए। इस बात को समझना बहुत जरूरी। मैं नहीं कहूंगा पैनिक हो, पर डर होना चाहिए। ये जो रिलैक्स मोड है वो नाइट कर्फ्यू लगाने से वापस खत्म हो जाएगा। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपको क्या लगता है, बतौर एक डॉक्टर किस तरह के प्रिकॉशंस को आपके हिसाब से होनी चाहिए, या ये नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई भी पैंडेमिक, कोई भी सरकार या कोई भी जनता अकेले नहीं लड़ सकती। हमें इसमें जन भागीदारी चाहिए होती है और एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए होती है, एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, पक्ष और विपक्ष का साथ चाहिए होता है, मीडिया का, धर्मनिरपेक्ष गुरुओं का, इन सबका साथ चाहिए होता है। अभी हम जब देख रहे हैं कि राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, नाइट कर्फ्यू सांकेतिक होता है जनता को बताने के लिए कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग अलर्ट हो जाएं। उससे बहुत बड़ा कंट्रोल नहीं होना। जैसे आपने बताया कि 11 बजे के बाद लोग निकलते ही नहीं है, तो हमें इस समय क्या ध्यान देना चाहिए, हमें दिखाने, हमारे पास एक ही सोशल वैक्सीन है। सोशल वैक्सीन वो है सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ये सबसे इफेक्टिव है, जिसका अभी तक रिजल्ट प्रूवन है। और हमें पता है कि अगर हम बूस्टर भी लगाते हैं, बच्चों को वैक्सीनेट भी करते हैं, तो उसका इफेक्ट आते आते 2 महीने लग जाएंगे, तब तक हम पीक पे होंगे ओमिक्रॉन के, तो उसका बहुत बड़ा असर फायदा होने वाला नहीं है। अभी जो हम कर सकते हैं, इस पीक को फ्लैटन कर सकते हैं, कर्व को, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को डिले कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, एक साथ बहुत सारे मरीज नहीं आएंगे, तो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सरकार को और जनता को इस समय यही चाहिए, किस तरह हम इस पीक को डिले कर सकें और किस तरह हम कर्व को फ्लैटन कर सकें। उसके 2 ही तरीके हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, उसमें सख्ती से लीडरशिप को दिखाना चाहिए, राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर आना चाहिए, चुनाव आयोग को बोलना चाहिए, हाई कोर्ट बोल रहा है, आज आपने देखा जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा में लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि पारित करें कि भाई हम लोग वर्चुअल रैली करेंगे। चुनाव टाल दिए गए हैं, पर जो चुनावी रैलियां हैं उसमें इतनी भीड़ अभी भी आ रही है। वर्चुअल रैली होनी चाहिए, वर्चुअल रैली होनी चाहिए, या चुनाव को टाले जाना चाहिए जब तक कि चीजें कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। और सरकार को सख्ती से, जो लीडर, बहुत सारे नेतागण आप लोग देख रहे होंगे बिना मास्क के रैलियों में जा रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव जा रहा होगा जनता पे। जनता लीड बाय एग्जांपल देखती है कि लीडरशिप क्या कर रही है, उसी को लोग फॉलो करते हैं। उनको लगता है जब लीडर्स को कुछ नहीं होगा तो हमें भी कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है, स्ट्रांग कमिटमेंट की जरूरत है, और कोविड एप्रोप्रिएट को जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत है। सेकेंड डोज को कंपलसरी कर दिया जाए, थर्ड बूस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल रोल आउट करनी चाहिए, बच्चों के वैक्सीन को और फास्टन करना चाहिए, 12 से जो 15 साल के बच्चे हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, और प्रायोरिटी में हमें उन बच्चों को रखना चाहिए जो स्पेशल चाइल्ड है, जिनको मोटापा है, जिनको डायबिटीज है जुवेनाइल, जिनको कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स है, जिनको अस्थमा है, जिनको डायलिसिस पे है। जो इस तरह से हमें स्ट्रेटजी करके सोचना पड़ेगा। श्रीवास्तव, किस तरह की स्ट्रैटेजी महाराष्ट्र में है, जहां सबसे ज्यादा नंबर्स हैं इस समय ओमिक्रॉन के? देखिए, जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो आप जो स्ट्रैटेजी आप बनाना चाहते हैं उसमें लॉकडाउन तो जवाब नहीं होने वाला है ना। उसमें आप जब तक आप खुद अपने विवेक से, अपने जमीर से, आपको जब तक ना लगे कि ये करने में आपका नुकसान होने वाला है, तब तक कोई भी सरकार, कोई भी प्रांत, कोई भी व्यवस्था, कानून ये कहां तक आपको रोक पाएगा। अगर आप खुद नहीं चाहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो कोई भी आपको रेगुलेशन या लॉ ये रोक नहीं पाएगा। जो इस समय जो मौजूदा मानसिक स्थिति है, जिसमें जिन लोगों से मैं बात करता हूं, उसमें कोविड किसको है और ओमिक्रॉन किसको है, ये जो रिपोर्ट है ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपको कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो ओमिक्रॉन में इस समय नहीं नजर आ रहे हैं। आगे चल के क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन ये जो समय है, दिसंबर एंड जनवरी बिगनिंग, और जो 2 इलेक्शंस बाकी जगह पर हो रहे हैं, और जो स्टेट में जो इलेक्शंस होते रहते हैं, उनको रोकने के लिए आपको जब तक खुद ये मन में ये जिम्मेदारी नहीं आएगी, तब तक प्रांत आपके कोई कानून व्यवस्था नहीं बना सकता है, ना ही वो बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी सरकार जो है वो नियम बनाकर सिर्फ इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। लोगों की भागीदारी, लोगों में ये जानकारी, अवेयरनेस की किस तरह से अभी सतर्क रहना है या परहेज करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। भीड़ भाड़ की जगहों पर ना जाएं, कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं उसका हम पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन करना इसका जवाब बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटते हैं इस चर्चा पे।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट की, कितना खतरनाक है, कितनी तेजी से फैल रहा है, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस अभी लेने चाहिए। और तमाम हमारे साथ जो पैनल में लोग मौजूद हैं यही चर्चा कर रहे हैं कि लोगों के मन से जो ये भय खत्म हो गया है कि या ये लगने लगा है कि कोविड चला गया, ऐसा नहीं है। सतर्कता की जरूरत है और तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन अभी भी होना चाहिए और लॉकडाउन जो हैं वो इसका जवाब नहीं हो सकते। डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा, विशेषज्ञ क्लिनिकल ट्रायल की, जो तमाम तरह की पाबंदियां देखी जा रही हैं वो अपनी जगह पर हैं, पर जैसा कि तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लोगों को अपने से तमाम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा। पर साथ साथ डॉक्टर अनीता, ये भी लोगों में डर बना हुआ है, सभी ये पूछते हैं, खास करके वो लोग जो कि रोजाना कमाते हैं और जो गरीब हैं, उनमें ये बहुत बड़ा डर है। डॉक्टर अनीता इस समय हमारे साथ नहीं है, उस समय उनका कनेक्शन कट गया है, पर डॉक्टर डीके गुप्ता, सब ज्यादातर लोगों में यही डर है कि कहीं लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन का इतना बुरा लोगों के ऊपर असर हुआ था कि डरते हैं कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं होगा। तो लॉकडाउन से क्या फायदा देखा गया था और लग रहा है आप लोगों को एक्सपीरियंसेस से कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, ऐसा करने का कोई फायदा भी नहीं है? देखिए, लॉकडाउन का डेफिनेटली फायदा होता है जब हमको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना होता है टेम्परली, बट एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लोगों की दिनचर्याएं रुक जाती हैं, लोगों की जीविकाएं रुक जाती हैं, इकोनॉमी धराशायी हो जाती है। इवन बहुत सारे जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ केयर पे फर्क पड़ता है, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट देखें। और इस समय जिस तरह से चल रहा है अभी ओमिक्रॉन में, तो इस समय कोविड इस थर्ड वेव के हिसाब से हम लोग को लॉकडाउन के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कैसे हम लॉकडाउन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम पीक को डिले कर सकते हैं, कैसे हम कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं। उस पर वो दो ही बातें, एक सरकार है, दूसरा जन भागीदारी है। जन भागीदारी है, सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। मींस चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, धर्मगुरु हो, राजनेता हो या प्रशासन हो, सबको मिलके एक साथ लड़ना पड़ेगा। तभी हम कोविड को पेंडेमिक से एंडेमिक की तरफ ले जा सकते हैं। खत्म तो नहीं होने वाला। दिल्ली में जैसे नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है और दिल्ली में एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की भी आपने बात की, तो एक था कि कितने केसेस रहेंगे तो क्या लागू होगा। इस समय कुछ ऐलान हुआ है शायद कि उस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत अब क्या क्या चीजें, जैसे नाइट कर्फ्यू है और सिनेमा हॉल्स वगैरह जो है वो अब बंद हो जाएंगे, ये चीजें कि दिल्ली में अब क्या खुलेगा क्या बंद होगा, शायद दुकानों में भी ऑड इवन सिस्टम लागू होगा। मेरे ख्याल से ये आगे आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा। ये सिचुएशन ऐसे कि जैसे जैसे केसेस होंगे उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। पर ये जहां तक लॉकडाउन की बात है, जो को पहली बार जब लॉकडाउन लगाया गया, इसके दो पर्पस थे। एक तो ये था कि ट्रांसमिशन को स्लो करना था, पर दूसरा पर्पस ये भी था कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना था जी। दिल्ली में इस बार कम से कम एक बात अच्छी कि हम तैयार हैं, पहले से एंटिसिपेट करके बैठे हैं और इस बार हम काफी हद तक मतलब बड़े शॉर्ट टाइम में अपने आप को उस सिचुएशन में ले आएंगे जहां हम रोक सके। तो मुझे लगता नहीं कि अभी लॉकडाउन का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, और खासकर ये वायरस जो बहुत स्पीड से फैलता है। तो देखते हैं इसका कुछ अगले दिनों में इसके सिचुएशन रोज हम लोग समीक्षा करते हैं और रोज इसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। मुझे लगता है कि बहुत तैयार है इसको लेकर के और पैनिक की जरूरत नहीं है, पर सावधानी की जरूरत। दिल्ली में जो अभी पॉजिटिविटी रेट है वो 0.5% के स्तर को पार कर गया है शायद, जिसके बाद ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो लागू कर दिया जाएगा। हाँ, तो कल का जैसे मेरे पता है 0.43 था, जो पिछले 10 डेज में ऑलमोस्ट कई गुना बढ़ गया है। तो 0.5 के बाद एक प्लान है, फिर 1 पे एक अलग प्लान है, फिर उसके बाद अलग प्लान है। तो ये सब ग्रेडेड रिस्पॉन्स आएगा। उसी के तहत ही नाइट कर्फ्यू अनाउंस किया गया था और उसके अगर आज की जो पॉजिटिविटी रेट है, मैंने अभी देखे नहीं रिपोर्ट उसकी, उसको देखने के बाद कल जो हमारी कमेटी वगैरह बैठेगी, समीक्षा करेगी, तो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे दिल्ली में क्या करना। पर एक बात पक्की है, दिल्ली में हर तरह के एंटिसिपेट किया गया, हर चीज के लिए तैयार बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। किसी तरह की दिक्कत वाली बात इस समय नहीं। डॉक्टर अनीता रमेश चंद्र हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं। आपका